तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले पहले ही डिस्क्लेमर कि आज आपको आवाज़ अलग लग सकती है और एनर्जी थोड़ी कम लग सकती है क्योंकि गले की थोड़ी बैंड बजी पड़ी है और थोड़ी बॉडी की भी बैंड बजी पड़ी है, तो इसीलिए ऐसा है आज। और वैसे तो मैं फेस कैम नहीं बनाने वाला था, वॉइस ओवर ही करता, बट इतना कुछ है तो मुझे लगा कि मज़ा तो फिर तभी आएगा जब ये एक फेस कैम वीडियो होगी। तो पहले ही बता दिया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के SNME से। तो कल आपने देखा होगा कि गोल्डबर्ग ने जो है वो रेफरी भाई साहब को स्पीयर मार दिया और उनके जो दिन है वो तो थोड़े गड़बड़ वाले चल रहे हैं क्योंकि जॉन सीना ने भी उनको उड़ा दिया था। तो अब उनकी रिब में लिटरली कुछ तो हुआ है। अभी क्या हुआ है मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा, बट इतना समझ में आ रहा है कि कुछ तो हल्का सा क्रैक सा आया है, बट ऐसा नहीं कि पूरा ही हो गया क्योंकि यहाँ की इंजरी बहुत खतरनाक हो जाती है अगर बोन वगैरह टूट जाए, क्योंकि फिर उसको रिपेयर करने का तरीका बहुत तगड़ा होता है। बट जो चार्ल्स रॉबिन्सन है उन्होंने बताया कि अगले स्मैकडाउन में वो होने वाले हैं, तो मतलब उसी इंजरी के साथ अब वो चलेंगे। तो ये है गोल्डबर्ग के स्पीयर का इम्पैक्ट। और आई थिंक गोल्डबर्ग को थोड़ा सा वो भी मिला यहाँ पे क्या कि आखिरी मैच है तो भाई चल जोर से मार लेते हैं। लोगों को पता है इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये वही तो कि रिटायरमेंट मैच हो रहा है गोल्डबर्ग का और इस बंदे ये बंदा किसी को इंजर्ड ना करे, ऐसा कैसे हो सकता। तो यहाँ पे लोग जो ऐसी ऐसी बातें बनाने लग गए। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और जो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ऑल इन और एवोल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। सब कुछ डिटेल में नहीं बता रहा मैं, कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, कल ऑल इन में जो इन्होंने काम किया है, मेरे को देख मैं आपसे बोलने था कि जेलेसी हो रही है AEW को देख के। अब वो जेलेसी नहीं, अब ऐसा लग रहा है भाई AEW तो यार कुछ अलग और कमाल का ही काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक ही शो पर डाल दी, जैसे कि MJF ने जो है कसिनो गॉन्टलेट मैच जीत लिया है, जो कि अब उनको AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ लेके जाएगा। कल शो पर एज का या कोप का रिटर्न भी हो चुका है, जो कि क्रिश्चियन केज को बचाने के लिए आते हैं। और वो याद है ना जब उन्होंने बोला था गो एफ योर सेल्फ करके बोला था, तो उसको उन्होंने चेंज किया और उन्होंने बोला गो फाइंड योर सेल्फ, मतलब कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है क्रिश्चियन, मतलब उनका कैरेक्टर जो है वो फेस वाला हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो वैसे करके अब इन्होंने स्टोरी को चेंज किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई ऑल इन के शो पर वो है जॉन मॉक्सली के पास से वर्ल्ड चैंपियनशिप चली गई है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हमें कभी दिखी भी नहीं, वो पता नहीं वो अपने अटैची के अंदर ब्रीफ केस के अंदर ही बंद करके लेके आते थे। लेकिन क्या स्पॉट्स किए उन्होंने। मैं तो बोलूँगा कि जो कमज़ोर दिल वाले बंदे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मैच के अंदर स्पॉट्स ही ऐसे थे। जैसे देखो पहले तो वो जो जैसे मैगी खाते ना फोक, जो बिल्कुल इतना चुभने वाला सा होता है, चुभ मतलब होता है इसलिए ताकि हम जो नूडल्स है उसको ऐसे निकाल सकें। वो ऐसे ऐसे सिर में ऐसे हेड में घोपा है और जैसे ही वो ऐसे 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 डाला ना, ऐसे पिंच किया, वहाँ से खून निकल गया। और हम देखते हैं काफ़ी प्रोफेशनल रेसलिंग में कि ये जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, जो खून निकालने का होता है, इसके लिए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे सबसे आसानी से हो जाए, लेकिन इन्होंने कोई आसान तरीका नहीं ढूंढा उसके लिए। फिर हमने ये भी देखा कि ब्रायन डैनियल्सन भी वापस आ चुके हैं, तो मतलब कि ओके अब इनकी रिटायरमेंट हुई नहीं है। और क्राउड जो फटा वहां पे इतना इलेक्ट्रिक था, वो भी देखने लायक चीज थी। डार्बी एलिन भाई ऊपर से लटक के नीचे आते हैं, तो वो भी एक स्पॉट बड़ा कूल सा लगा। उसके बाद अपना वो जो क्या है कॉफिन ड्रॉप, याद आ गया, वो जो लगाते वो उन्होंने बाहर भी लगाया। और मतलब मैच की जो स्टिपुलेशन है वो भी अजीब अजीब सी है कि भाई तुम पिनफॉल नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते, बस 10 काउंट तक अगर नहीं रिस्पॉन्ड हुआ तो जो है खेल खत्म हो जाएगा। और वैसे करके उन्होंने लटकाया चेन से। वो अगेन वो ऐसे स्पॉट है जो कि WWE तो बिल्कुल ही अवॉइड करती है। और रीज़न ये होता है कि कहीं बच्चे कुछ सीख के इससे गलत ना कर लें, बट ये थोड़ा एक्सट्रीम और ब्रूटल जाने के लिए जाने जाते हैं। और इस तरीके से मॉक्सली के पास से जो चैंपियनशिप है वो चली गई है और एडम हैंगमैन पेज जो है नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो इस तो मतलब WWE ने देखो कोशिश तो पूरी करी कि SNME वगैरह करवा के ये सब करके हम थोड़ा सा जो स्पॉटलाइट है वो अपने ऊपर ही रखते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो इन्होंने काम किया उसकी वजह से हेडलाइंस इनके ऊपर तो आई है। और मुझे लग रहा है कि हमेशा AEW के पास तब बहुत बढ़िया मौका होता है अपना ऑडियंस का जो है बेस और बड़ा करने का, जब WWE थोड़ी सी लैग कर रही होती है। और आई थिंक इस समय वो लोहा जो है गर्म है और हथौड़ा मारने का बिल्कुल सही वाला मौका है। ये तो ऑल इन की कहानी हो गई। एवोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं, मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा शो होगा। मुझे लगा था कि ठीक है ऑल विमेंस PLE है, ओके कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे। पहली बात तो जो पूरे शो में वाइब है, जो अरीना है, वो ऐसा ये समझ लो कि जो NXT का क्राउड होता है ना, उसको ही तुमने बढ़ा दिया। वो जितने एनर्जेटिक टाइप के होते हैं वैसा पूरा फील आएगा। और बहुत सारे तगड़े तगड़े मूवमेंट्स भी मिल गए। जैसे मैं अगर क्विकली अगर रिजल्ट्स के ऊपर आऊँ तो बैकी लिंच ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली लायरा वाल्किरी और बेली के सामने। JC जेन और जॉर्डन ग्रेस का भी जो मैच था उसमें ब्लैक मोनरो आई तो थी सपोर्ट करने के लिए जॉर्डन ग्रेस को, लेकिन उनकी ही वजह से जो टाइटल है वो रिटेन हो गया क्योंकि उन्होंने बेल्ट से जो है स्ट्राइक कर ली थी। रकेल रोड्रिगेज एंड रोक्सैन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। यहाँ पे केमिस्ट्री देखने में बहुत मजा आया। शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस के एक मूवमेंट पर उन्होंने उनको स्पीयर से ही बचाया था। टिफनी स्ट्रैटन ने ट्रिश स्ट्रैटस को हरा दिया।
और आई थिंक ये तो बहुत ऑब्वियस ही था, यही इस मैच का रिजल्ट भी होना था। जेड कारगिल और नेओमी का ऐसा मैच है ना, ये नेओमी का जैसे कैरेक्टर है ना, उसी कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने ये जो मैच है वो डिलीवर किया है। इवन जो लास्ट में फिनिशर जेडेड भी था, वो भी ऐसा लगाया उन्होंने कि बिल्कुल ऊपर से टेबल के ऊपर जाके वो कूदे हैं, बाकी टूल बॉक्स वगैरह वो सब कुछ बरस रहा है। तो एक वो थोड़ा एक्सट्रीम वाला ब्रूटल वाला मैच जहाँ पे बहुत सारे वेपन्स का यूज़ होता है, वैसा मैच देखना तो ये बहुत सही है। फिर स्टेफनी वकेर ने जो है बैटल रॉयल जीत लिया, यानी कि क्लैश इन पेरिस में अब जो है वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। लेकिन सबसे तगड़ी चीज़ कहाँ पे होती है, वो हुई भैया मेन इवेंट में, जो कि ईओ स्काई और रिया रिप्ली का मैच था। इस मैच में कैश इन हो चुका है नेओमी का, और ये ट्रिपल थ्रेट मैच उन्होंने बना के किया। पहली बात तो ये मैच ही इतना कमाल का है ना, ईओ स्काई और रिया रिप्ली का, आपको लगेगा मतलब आप ये भूल ही अगर आपको ऐसे भी लगता है ना कि यार अच्छा मेरा वाला फेवरेट सुपरस्टार नहीं है, या फिर अगर वो होता स्पॉट पे तो शायद मजा आता, वो सब आप भूल जाओगे इस मैच को देखते हुए। और ऊपर से जिस तरीके से उन्होंने कैश इन इसमें डाला, उसने मूवमेंट को और भी तगड़ा बना दिया है, और कैश इन सक्सेसफुल भी हुआ है, और नेओमी बन चुकी है नई वर्ल्ड चैंपियन, विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। और वही एक मतलब एकदम से जो पूरा लैंडस्केप है वही चेंज हो गया, और बहुत ज़्यादा डिजर्विंग भी है, इतना उनको मिलना भी चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर के ऊपर वर्क किया है। तो मेरे को तो ये जो है बड़ा मजा आया देखने में, और एवोल्यूशन मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करके गया। बाकी आप बताना आपने शो देखा है नहीं, और देखा तो फिर आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर। तो ये सारी तुमने पहले चीज़ें कवर कर दी। अब जरा थोड़े और सीरियस मुद्दों के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है सेथ रॉलिंस। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में क्या हमको पता चला, सबसे पहले तो आप इस फुटेज में देखो जहाँ पे सेथ रॉलिंस कितना ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से में इस तरीके से वो हैं कि वो इंजर्ड नहीं होना चाहते, लेकिन वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि भाई बंदा कैसे जब गुस्से में सा जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। उसके बाद ये भी पता चला कि क्या उनका कैश इन करने का सही में प्लान था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मान रहे थे कि वो मेन इवेंट में आके कैश इन करते अगर वो इंजर्ड ना होते, लेकिन पता ये चल रहा भी इनसाइडर्स की तरफ से कि वैसा कुछ नहीं था। बट मेन सवाल अब ये है कि सेथ रॉलिंस का जो इंजरी वाला समय है वो कितना लंबा चलने वाला है। तो एवोल्यूशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं ट्रिपल एच, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो सेथ रॉलिंस हैं ही डजंट लुक गुड। तो जब वो ये बात बोल रहे तो इसका मतलब कि जो रिकवरी टाइम है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। पता नहीं किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे लिखा था या कहीं कमेंट सेक्शन में कहीं तो देखा, कोई वैलिड चीज़ नहीं है, बट किसी ने तो बोला मैं फुटबॉल का फ़ैन हूँ और मेरे ख्याल से ये ACL है और इसमें अब लंबा टाइम लग जाएगा। बट ऑब्वियसली ये तो हमको WWE की जो रिपोर्ट है उसका ही वेट करना पड़ेगा। और अब सिचुएशन ये भी बन जाती है कि सेथ रॉलिंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन के अंदर थे, तो अब उनके बिना आगे स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करने वाली है उस चीज़ के ऊपर भी हम आएंगे। बट कल की रॉ की भी अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो कल WWE ने एक जो मैच है मल्टी पर्सन मैच है, गॉन्टलेट मैच है, इसको ऑफिशियल कर दिया है। LA नाइट वर्सेस जे ऊसो वर्सेस पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस CM पंक। तो जो भी जीतेगा वो समर स्लैम में चैलेंज करेगा गुंथर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो आई थिंक क्लियर हो चुका है कि इनमें से कोई एक बंदा होगा। और अगर प्रिडिक्शन कुछ मारनी हो इसमें भाई तो देखो बहुत अलग अलग तरीके से रखी जा सकती है। जैसे कि अगर आप CM पंक को देखोगे तो इनके पंगे थे गुंथर के साथ में, फिर जे ऊसो मतलब लोग तो पागल ही हो जाएंगे। LA नाइट को भी शायद वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेथ रॉलिंस के जीत के मोमेंटम तो मिला है बंदे को। पेंटा भी यहाँ पर हैं, आई थिंक पेंटा का तो सबसे लीस्ट चांस है। और फिर ब्रॉन ब्रेकर, अगर WWE थोड़ा अभी से मेन इवेंट सीन में डालना चाह रही है ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि सेथ रॉलिंस अगर इक्वेशन से बाहर हुए हैं तो आई थिंक इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ये खैर हमको कल पता चल जाएगा। बट मेरे को पता नहीं यार, ये बिग फाइट वाली फील नहीं आ रही, क्योंकि समर स्लैम में जब बड़े चैंपियनशिप मैचेस की बात होती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि 2 महीने पुराना है एटलीस्ट, मतलब कुछ पुराना बिल्ड हो यार, कि एक्साइटमेंट हो। अगर आप रिसेंटली मैचेस भी देखोगे तो वो बड़े होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बड़े क्यों नहीं फील हुए, इसी वजह से क्योंकि उसका जो बिल्ड है वो उस खतरनाक लेवल का नहीं था। तो वो चीज़ जो है अगेन यहाँ पे मुझे तो देखो मिसिंग लग रही है। बाकी आप अपना जो ऑनेस्ट ओपिनियन है इसके ऊपर वो बता सकते हो। कल गोल्डबर्ग के बारे में आपको बताया था कि उनकी जो रिटायरमेंट स्पीच है भाई उसको उन्होंने आधा ही कर दिया। बट फिर WWE ने पूरी वीडियो पोस्ट करी है इसकी। और रिटायरमेंट स्पीच छोड़ो, अगर एक अच्छा इंसान आपको बनना है, वो लिटरली गोल्डबर्ग की रिटायरमेंट स्पीच आपकी मदद कर सकती है, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ तुम लोग ट्रीट करो। अब वो बोलते दूसरा कोई गोल्डबर्ग नहीं हो सकता सिवाय इस बच्चे के, इस लड़के के। और वो अपने बेटे की बात कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ को जो है वो काफ़ी थैंक यू बोलते हैं वहाँ पे। मतलब उन्होंने बोला कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम ब्लैक हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, जूइश हो, क्रिश्चियन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, तुम हर किसी इंसान को एक इंसान की तरह ट्रीट करो। तो ऐसा करके वो बोलते हैं। और फिर ये उन्होंने मतलब ये काफ़ी इमोशनल सी भी स्पीच थी। बट गोल्डबर्ग आई थिंक वैसा बंदा नहीं है जो कि अपने इमोशंस ज़्यादा दिखाए। फिर बाद में कोडी रोड्स भी आते हैं और उन्होंने भी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, क्योंकि ऑब्वियसली जॉर्जिया से दोनों बिलोंग करते हैं, तो थोड़े जॉर्जिया के जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए वो भी खुश हो जाते हैं। और ये वाली पिक्चर देखो, ये भाई क्या मस्त लग रही है। अगर आप गुंथर के चॉप्स मतलब ऑब्वियसली उसके लिए वो पॉपुलर है, तो इन चॉप्स को आप ऐसे देख सकते हो कि
अच्छा, सारे बंदे को जब चॉप्स पड़ते हैं तो भाई बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन गुंथर को पड़ा तो भाई उसके बंदे पे स्माइल है। तो आई थिंक ये एक फोटो ही, एक फ्रेम ही बता सकती है कि भाई किस तरीके का जो कैरेक्टर या जो गिमिक रहा है गोल्डबर्ग का इतने सालों में। और अब मैंने देखा कि वैसे गोल्डबर्ग को लेके जितने लोग नेगेटिव थे, अब उतनी नेगेटिविटी नज़र आ नहीं रही, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं ना। तो अब वैसे भी लोग फिर इतनी ज़्यादा बकवास करते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, जो कि अच्छी बात है कि चलो लोगों में थोड़ी थोड़ी अकल भी आ जाती है एटलीस्ट तब, जब अब उन्हें पता है कि इस बंदे को हम वैसे नहीं देख सकते जिससे इतने सालों से देखते हुए आ रहे थे। बट डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती। बट आई थिंक गोल्डबर्ग के केस में नहीं होने वाला, क्योंकि जितना मैंने उनको देखा है उनके आसपास बाकी और भी धंधे हैं, तो उन धंधों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे वो, क्योंकि अब ऑब्वियसली ज़्यादा एज हो गई है तो रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने बेटे गेज को तैयार करने की ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी जो कमर है वो उन्होंने कस ली, और बाकी बेटा भी अब जो हट्टा कट्टा तो हो ही रहा है, तो वो भी एक नेचुरल फिट हो सकता है अगर वो वापस भी आएंगे। बाकी नेपोटिज्म वाली चीज़ मैं हर बार वीडियोज़ में बोलते रहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू की केस में बहुत अलग तरीके से वर्क करती है। अब जैसे मैंने अभी बोला सेथ रॉलिंस का भाई अब कांड हो गया है और अब वो नहीं आ पाएंगे, तो अब ऐसे में इक्वेशन क्या बनती है ट्राइबल चीफ रिटर्निंग रोमन रेंस के लिए, क्योंकि अब तक तो क्लियर थी एक चीज़ कि भाई जैसे रोमन रेंस वापस आएगा वो सेथ रॉलिंस की बैंड बजाने वाला, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली फैक्शन को भी बिल्ड कर रही थी। लेकिन अब सेथ रॉलिंस तो है नहीं, तो अब आगे जो स्टोरी है वो कैसे चलने वाली है। तो अब जो स्पेकुलेशन है वो ये है, क्योंकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू एक मल्टी पर्सन मैच के साथ पॉसिबली जाने वाली थी, और अब क्योंकि सेथ रॉलिंस है नहीं तो उस मल्टी पर्सन मैच का फायदा है नहीं, तो फिर एक मैच जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है उनका सिंगल्स मैच अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। अगर आपको याद भी होगा तो आई थिंक रेसलमेनिया के बाद ही मैंने बोला था कि समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को बना सकती है। फिर मैंने एक पूरा टाइमलाइन भी बताई थी कि कैसे रोमन रेंस अगली रेसलमेनिया में जाके चैंपियन भी बन सकते हो। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, बहुत मस्त वीडियो। अगर अब तो वैसे चेंज हो चुकी है सेथ रॉलिंस की इंजरी की वैसे चीज़ें, बट समर स्लैम में ये एक बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है, क्योंकि ये मत भूलना आप कि ये जो रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर डालने का प्रेशर भी क्यों होगा, क्योंकि समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट है, तो वैसे में बड़ी चीज़ तो उनको दिखानी पड़ेंगी। बट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले तो इन प्रीमियम आदमी के वापस आने का इंतजार होगा, जो कि अब एसएनएम में भी नहीं हुआ, तो अब क्या फिर बोले रॉ में आ जाएंगे, स्मैकडाउन में आ जाएंगे। बस यही वाली जो कहानी है वो हम लोग गा सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट के बारे में भी कुछ बात बता सकता हूं। तो रिपोर्ट आई है इनसाइडर्स की तरफ से कि जो फाइनल मैच होगा जॉन सीना का दिसंबर में, उनके लिए जो करंटली प्लान किया जा रहा है अपोनेंट वो कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने अभी एसएनएम में गोल्डबर्ग को रिटायर किया है, और वो नाम है गुंथर का। अभी मैं किस पे क्या पॉजिटिव हूँ नेगेटिव हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी वैसे मेरा उतना दिमाग नहीं चल रहा। बट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू एक ऐसे फेयरवेल या फिर एक रिटायरमेंट मैच के साथ जाएगी जो कि उनको बेनिफिट करेगी। याद रहेगा इस बंदे ने जॉन सीना को हराया था, तो शायद उस वजह से गुंथर एक अच्छी फिट हो सकते हैं। बाकी मैं तो भाई पहले अब जॉन सीना तुम वापस आओ जल्दी से, और अपना जो रिटायरमेंट टूर है उसके अंदर हमें जो है इंटरेस्ट दिलाओ। बाकी ये वाली जो वीडियो है वो यहीं तक की थी, देख रहे हो यहाँ तक, तो उसके लिए आपका थैंक यू। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।